हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महुआ रॉय, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलकाता। मैं आज ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो सब पेशेंट के लिए जिनका जो मेरे अंडर एडमिट होके ट्रीटमेंट हो चुका होगा। मतलब जिनका मैंने डिवाइस क्लोजर किया है, जिनका बैलून सर्जरी किया है, और नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी मेरे अंडर हुआ होगा। नहीं तो वो सारे पेशेंट जो cardiomahua.com मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के बारे में डिस्कस करती हूँ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो जन्म से है उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। उनको वो चैनल फॉलो करते हैं जो चाहते थे कि मुझे दिखाना और लगेगा तो उनका ऑपरेशन या सर्जरी मुझसे कराना, वो सब पेशेंट के लिए मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि लगातार मेरे पास 2-3 हफ्ता से फ़ोन आ रहा था। मैं बोल रही थी कि 2-3 हफ्ता के बाद लॉकडाउन जब उठ जाएगा मैं सारे पेशेंट को देख लूँगी। नहीं तो मैं कर रही थी कि फ़ोन अटेंड कर रही थी, और व्हाट्सएप में भी मेरा प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन को दवा का डोज मॉडिफिकेशन लगेगा तो वो सब कर रही थी। लेकिन ये बात भी सही है कि सबका ट्रीटमेंट ओवर टेलीफोन नहीं हो सकता है, किसी किसी का इको करना ज़रूरी होता है, जो नहीं कर पा रहे हैं अभी हम लोग जो डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि ओनली इमरजेंसी अटेंड कर रहे हैं, और जो सारे पेशेंट रुक सकते हैं उनको रुका के रख रहे हैं। तो सारे पेशेंट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ तो समझ रहे हैं, और कुछ कुछ जो पेरेंट्स है वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, उस टेंशन में आ रहे हैं कि दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं कोविड के बारे में। क्यों ये लॉकडाउन ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मली मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है और जहाँ भी मैं हूँ उसमें मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बच्चे का हार्ट के बारे में मैं बताती हूँ। लेकिन आज मैं एज ए डॉक्टर कोविड जो है, जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है वो है, ये कोरोना वायरस आया कहाँ से? ये जो जूनोसिस चल रहा है सब सुन रहा है इसके बारे में, तो होता क्या है? ये जो जूनोसिस मतलब ये पहले ह्यूमन बॉडी में नहीं था, ये डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में नहीं था, ये था वाइल्ड लाइफ में। जैसे चमगादड़, नहीं तो एक वाइल्ड मैमलियन पेंगोलिन बोलते हैं, वो एंटीटर टाइप का है, उनमें रहा होगा। तो क्या हुआ, जो हुआन जो है चाइना में, उधर एक वेट मार्केट जहाँ ये सब एनिमल का बिजनेस चलता है, उधर से हो सकता है जम करके जब हैंडलिंग हो रहा था ये सब मैमल का, तब किसी ह्यूमन में आ गया। इसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चालू हो गया। इसके बाद ये पैंडेमिक बन गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ये कोई ऐसा वायरस है जो बायोलॉजिकल वॉर के लिए बना रहा था लेबोरेटरी में चाइना। ऐसा कुछ प्रूवन फैक्ट है कि नहीं? अभी तक जो है, अभी तक जितना डिस्कशन, जितना रिसर्च हो रहा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि नेचर से, वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली आया है कि ये लेबोरेटरी में बनाया गया है। इसका ये हो सकता है कि धीरे धीरे ये सब बात सामने आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि कौन सा सही है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ है नहीं। अभी इसके बाद जो सबके मन में जो क्वेश्चन उठ रहा है वो है कि ये थर्ड स्टेज ऑफ पैंडेमिक जिसको रोकने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, वो होता क्या है? थर्ड स्टेज ऑफ पैंडेमिक मतलब क्या है वो समझने के लिए समझना पड़ेगा। अभी हम लोग जो गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग सेकंड स्टेज में, वो क्या है? सेकंड स्टेज मतलब अभी हम लोग उस ट्रेस कर सकते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो पेशेंट है, उसका इन्फेक्शन आया कहाँ से है। उसने वो शायद किसी ऐसे ह्यूमन के साथ कांटेक्ट हुआ होगा जो बाहर से आए थे, नहीं तो उसका कांटेक्ट में आए होंगे ऐसा लोगों के साथ उठा बैठा, ऐसा कांटेक्ट वी कैन ट्रेस कि कहाँ से ये इन्फेक्शन इनको आया है। थर्ड स्टेज मतलब ऐसा एक स्टेज आ जाएगा जब हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं कर पाएंगे कि ये इन्फेक्शन उसको हुआ कहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाएगा।
उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सब है। लेकिन ये सब करके फ़ायदा क्या होगा? थर्ड स्टेज आ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगा? क्या है, हम लोग जो देख रहे हैं अभी, वो चाइना हो, इटाली हो, यूएसए हो, यूरोपियन सारे कंट्री हो, ये सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं। इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सब भी इतना इतना बर्डन नहीं सह पा रहे। मतलब एक ही साथ अगर बहुत सारे पेशेंट आ जाता है कोई हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो सबका सही सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अगर सबको वेंटिलेशन लगेगा, सबको ऑक्सीजन लगेगा, तो इतना तो है नहीं किसी के पास। तो ये जो बहुत सारे पेशेंट का एक ही साथ आ जाना, यही प्रिवेंट करने का ट्राई होता है लॉकडाउन करके। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस पूरा वर्ल्ड से उठ जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन अगर इतना सारे केस एक साथ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर नहीं आएगा, जो हम लोगों का तो इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसमें अगर उसका अगर 2 to 3% भी इन्वॉल्व हो गया, तो बहुत सारे पेशेंट एक ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आ जाएगा, तो हेल्थ केयर सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो लॉकडाउन करके वो जो पीक है उसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोरोना हो गया, मानिए अनफॉर्चुनेटली हो गया है, तो क्या मर जाएंगे? एक स्पेसिफिक इंसान को अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा तो मर जाएगा क्या? ये जो क्वेश्चन है सबके मन में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए कि आपका कोरोना होगा तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका जो मोर्टेलिटी है वो सार्स, मार्स, निपा, जीका, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। फिर भी 2 to 3% है। और नॉर्मल जो निमोनिया होते हैं, सीजनल जो वायरल निमोनिया होता है, उसका 0.1 to 0.5%, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। 100 में 3 अगर मर जाएगा, 3 का तो भी डेथ रेट क्वाइट हाई। और एक ही साथ इतना सारा केस आएगा तो मोर्टेलिटी ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका होने से तो 2 to 3% मतलब 97% लोग, 100 में से 97 तो बच ही जाएंगे। तो किस किस ह्यूमन का ज़्यादा चांसेस है मरने का? मतलब कौन सा लोगों को हम लोगों को बचा के रखना है? जो बुज़ुर्ग है, जिनका एज 60-65 से ज़्यादा है, जो बच्चे हैं 1 ईयर के कम है, जो इसका डायलिसिस चल रहा है, जो हाइपरटेंसिव है, जो ऑलरेडी डायबिटिक है, जो कैंसर का मरीज़ है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका अगर ये डिजीज़ होगा तो उनका मोर्टेलिटी का, सिवियरिटी का, मोर्टेलिटी का सबका चांसेस ज़्यादा है। अभी ये सुन के सब लोग जो यंग है, अदरवाइज हेल्दी है, वो लोग ऐसे बोल रहा है कि तो ठीक है, मैं तो यंग हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ अदरवाइज, तो मुझे तो लॉकडाउन में नहीं रहना है। यही प्रॉब्लम है। आप अगर यंग है, आप अगर हेल्दी है, आपका मोर्टेलिटी का चांसेस कम हो सकता है, लेकिन आपने अगर ये वायरस लेके आपका घर में आ गया, तो आपके साथ जो आपका पेरेंट्स रह रहे हैं, आपका बच्चे हैं, और एक्सीडेंटली आपने अगर कोई कैंसर पेशेंट को, कोई डायबिटिक पेशेंट को, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट को ये वायरस दे दिया, तो हो सकता है आप बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्दी खांसी नॉर्मली जैसे वायरल फीवर में होता है वैसा होगा, आप बच जाएंगे। लेकिन आपने जो बुज़ुर्ग को दिया ये इन्फेक्शन, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को दिया इन्फेक्शन, हो सकता है वो ना बच पाए। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कोई मेडिसिन है कि नहीं। अभी तक इसका कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेके सारे लोग पागल हो चुके हैं, पूरा दुनिया पागल हो चुके हैं, उसका अभी तक रिकमेंडेशन है कौन खा सकता है? जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो एक्टिवली कोविड पेशेंट को टेक केयर कर रहे हैं, वो, नहीं तो फैमिली मेम्बर जो कोविड पेशेंट के साथ रहा होगा वही खा सकते हैं। जैसे दूसरे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी साइड इफ़ेक्ट्स है। इसीलिए इसको अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तभी खाइए, नहीं तो मत खाइए।
और इसके बाद क्वेश्चन आ तो ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक तो ट्रीटमेंट जैसे सीवियर निमोनिया का होता है, ऑक्सीजन और किसी किसी को वेंटिलेटर दे के बचा सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक मेडिकल मेडिसिन अभी तक है नहीं। तो हम लोग किसके लिए रुके हुए हैं, किसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन होके बैठे हुए हैं। हम लोग होप कर रहे हैं, एक तो ये फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, मतलब एक साथ इतना सारा केस आ जाएगा तो हेल्थ केयर सिस्टम एग्जॉस्टेड होके क्रश कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत केस बहुत दिन तक आएगा तो वी कैन हैंडल। और एक है कि वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक है, वैक्सीन नॉर्मली वैक्सीन बनने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अभी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिन से काम हो भी रहा है, हो सकता है 6 to 8 मंथ्स में वैक्सीन आ जाए। तो तब तक क्या करें, तब तक जो आजकल बोला जा रहा है कि हर्बल मेडिसिन, हर्बल टी, इम्यूनिटी बूस्टर, इसका कोई इफ़ेक्ट है कि नहीं। बात क्या है, इम्यूनिटी अचानक से बूस्टअप नहीं होता है। ऐसा कोई मेडिसिन है नहीं कि अचानक से इम्यूनिटी बूस्टअप कर देगा, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल तो होना ही चाहिए। जैसे सिगरेट अगर कोई पी रहा है तो वो उसको छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो तो लंग को डैमेज करते हैं। साथ में अगर कोरोना हो गया तो अगर ऑलरेडी डैमेज लंग में हो गया तो उनका सीवियरिटी ज़्यादा ही होगा। तो जो सिगरेट खा रहे हो तो पी रहा है वो छोड़ सकते हैं उसको। और हर्बल टी खाना और गार्गिल करना गर्म पानी से, और जो स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो करना ख़राब तो है नहीं, लेकिन कोई प्रूवन फैक्ट भी नहीं है कि उसी से आपको कोरोना नहीं होगा। तो डोंट हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि मैंने ये कर लिया, मैंने गार्गिल कर लिया, मैंने हर्बल टी खा लिया तो मुझे कोरोना नहीं होगा। तो एज ए डॉक्टर मैं बोल सकती हूँ, ये सब खाने से, ये सब करने से ख़राब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये लॉकडाउन नहीं मानेंगे क्योंकि मैं तो हर्बल टी पी लिया, ऐसा नहीं है। और जो क्वेश्चन आ रहा है, जो सारे लोग सोच रहे हैं, तो कब तक ये किया जाएगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, वो बोलना बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन करके बैठने से नहीं होगा। सारे सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम चाह रहे हैं जितना टेस्ट हो सकता है टेस्ट करना। तब तक अभी तक तो 3 मई तक लॉकडाउन डिक्लेयर हो चुका है, और मेरे सारे वो पेशेंट जो मुझे दिखाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम या मेरा फॉलोअप है, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपका कोई क्वेरी है जो मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आपका बच्चा का और आपको खुद को अगर सर्दी खांसी बुखार हुआ होगा तो लोकल फिजिशियन को दिखाइए। अगर लोकल फिजिशियन बोलते हैं कि इनको हार्ट का हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों के पास आइए, नहीं तो आप अपॉइंटमेंट कीजिए 3 के बाद। डेफिनेटली मेरे हॉस्पिटल में आइए, मुझे दिखाइए। तब तक के लिए लॉकडाउन को मानिए, घर में रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।